जावेद साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है दुबई में। आप आते ही रहते हैं यहाँ पर अलग अलग पोइट्री फेस्टिवल्स के लिए, और इस बार आप तहबीब फेस्टिवल के लिए यहाँ पर हैं, तो बताइए कुछ इसके बारे में। ये एक बड़ा दिलचस्प तजुर्बा कर रहे हैं तारिक साहब। दरअसल मैं तो हर साल उन्हीं के लिए आता हूँ ज़्यादातर, और कोई 11 साल से जब भी वो मुशायरा करते हैं मैं ज़रूर आता हूँ। हालांकि मैं मुशायरों में शायद साल में एक बार या बहुत हुआ तो 2 बार जाता हूँ, लेकिन मुझे इनकी बात ये पसंद है कि ये इसे कमर्शलाइज नहीं करते। वो बड़े बड़े नाम जिन्हें हर जगह बुलाया जाता है, ये उन्हें नहीं बुलाते। उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, तो मसरूफ़ लोग हैं, लेकिन ये इस वजह से नहीं बुलाते कि चाहते हैं कि वो लोग जो जिनका नाम नहीं हुआ है, जो अभी शोहरत के दायरे में नहीं आए हैं लेकिन बासलाहियत शायर हैं, नए शायर हैं, उनको ये मौका देते हैं हमेशा। तो मैं सोचता हूँ कि इस मामले में मैं अगर थोड़ा सा अपना ताउन इनके साथ रखूँ तो एक अच्छा काम होगा। तो मैं बिल्कुल एक रज़ाकाराना अंदाज से इस मुशायरे पे हर साल आता हूँ, और इसी पर्पज़ से कि यहाँ पर जो नए शुरा हैं, यंग लोग हैं जो अच्छी शायरी कर रहे हैं, उनका कलाम लोगों तक पहुँचे। मैं आपकी थोड़ी अर्ली लाइफ में जाती हूँ। जब से आपका इंटरेस्ट पोइट्री में आया, तो ऐसे कोई इन्फ्लुएंसेस थे लाइफ में, या क्या रीज़न था जो आपको इतना इंटरेस्ट हुआ करने में? अब वो तो वैसे ही ऐसा है कि मैं तो जहाँ पैदा हुआ वहाँ चारों तरफ शायरी थी। तो शायरी तो हमारे चारों ही तरफ थी। बचपन से ही शेर सुनते रहे, याद रहे। 11-12 साल की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में हज़ारों शेर याद किए आदमी हैं दूसरों के। तो हैरत की बात यह है कि शायरी इतनी लेट कैसे शुरू की, बहुत पहले कर देनी थी, लेकिन और शायद कुछ नफ्सियाती वजह रही होंगी, कुछ घबराहट की। इतनी अच्छी शायरी जो हमारे बड़ों ने कर दी वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। स्टैंडर्ड वो उन्होंने जो बार रेज कर दिया था, वो एक जो इस मामले में एक जो इग्नोरेंट का कॉन्फिडेंस होता है वो बड़ा अच्छा होता है। उसे डर ही नहीं होता, इसलिए उसे पता नहीं है कि ख़तरे क्या क्या है। सही बात। आपको अगर मालूम हो कि अच्छा क्या है और बेहतरीन क्या है, तो फिर डर लगता है कि हम उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे, कैसे करें। लेकिन होता यह है कि दुकानदार का बच्चा कितना भी बिगड़ जाए, घूम फिर के अल्टीमेटली दुकान पे बैठ ही जाता है। तो हम भी आ गए। मुझे बताइए कि आपका नाम जावेद से जादू आपके फादर ने रखा था? नहीं है सर, नहीं, मेरा नाम जादू से जावेद रखा गया। अच्छा, जब मैं उल्टा था। पैदा हुआ था तो किसी ने कहा, बच्चा था जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन हमारे बाप के दोस्त आए, तो किसी ने कहा भाई बच्चे का नाम, तो किसी ने कहा जब तुम्हारी शादी हुई तो तुमने एक पोएम लिखी थी, उसमें एक लाइन थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो तुम इसका नाम जादू रख दो। अच्छा। तो जादू ही पड़ गया। अब फिर वो जब वो केजी में जाने का वक्त आया तो लोगों ने कहा नहीं, वहाँ भाई स्कूल में मजाक बनेगा इसका, बच्चे का, अगर क्या नाम है तुम्हारा जी, वो कहे जादू, तो लोग ज़रा तमाशा बनाएंगे, तो कुछ इसका नाम दूसरा रखो। तो वो जादू की वजह से उनका अच्छा मिलता जुलता कुछ रख दो, जावेद। अच्छा, ये तो मतलब उल्टी कहानी है। बिल्कुल उल्टी। लोगों के निकनेम रखे जाते हैं, लेकिन आपका निकनेम से आपका रियल नाम पड़ा है। अच्छी बात है। तो फिर अब ये इसकी स्टोरी तो हमें पता चल गई। इसके बाद आपने फिर अपनी वो जो जादू नामा में कुछ कहानियाँ लिखी हैं, उनमें से मैंने तो कुछ नहीं लिखी। वो एक हमारे दोस्त हैं अरविंद मंडलोई जी, तो वो कुछ 4 साल की मेहनत से उन्होंने वो किताब बनाई, और मैं बड़ा मशहूर हूँ उनका कि इतना उन्होंने काम किया, कहाँ से क्या क्या लेके आए, कितनी तस्वीरें उसमें जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी, कहाँ से हासिल की उन्होंने। तो उसमें उन्होंने जो मेरे इंटरव्यू, बहुत लोगों के इंटरव्यू, उसमें एक मेरा भी है, लेकिन मेरे सारे कलीग्स के, दोस्तों के, लार्जर फैमिली के, सबके इंटरव्यू हैं उसमें। अच्छा। तो मेरा भी उन्होंने जो छोटे मोटे किस्से ज़िंदगी के थे वो सुना दिए मैंने। अच्छी बात है। मुझे बताइए कि ओवर द इयर्स आपके हिसाब से लिटरेरी लैंडस्केप जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है? आप इसे पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं, कैसा लगता है? देखिए, टैलेंट की कमी तो नहीं है, 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटी ने बाय एंड लार्ज पिछले 40-50 साल में लिटरेचर को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, पोइट्री को और फाइन आर्ट्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो देनी चाहिए। इसमें यंगर जनरेशन का दोष नहीं, इसमें दोष जो है वो मेरी जनरेशन का है। हमारे माँ बाप ने हमें फाइन आर्ट्स की इज्जत दी थी,
हम लोगों ने सोचा कि इन सब बातें बेकार है, हमको तो जो मिडिल क्लास था इंडिया का, कम से कम नॉर्थ इंडिया का मैं दावे से कहूँगा, उसने जो इकोनॉमिक्स थे उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। यस, बच्चों से कहा वो पढ़ो बेटा जिससे कुछ पैसा कमा सको। और ये ज़रूरी बातें हैं, ये तो सब आइडियलिस्ट बातें, पोटी वोटी से क्या होता है, हाँ, सब बेकार की घर नहीं चलने वाला। ये वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कहीं, और हमारा जो कॉलेज है, हमारी यूनिवर्सिटी जो हमारे स्कूल है, उनमें भी इसको कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो धीरे धीरे लैंग्वेज, इंटरेस्ट इन लिटरेचर, इन पोइट्री, aesthetic sense which is required for fine arts and poetry, it shrunk with time. Right. इन बच्चों को इन चीज़ों की कोई परवाह भी नहीं है, they take it for granted. Of course. अब जब ये सब को तो परवाह नहीं है तो फिर परवाह किस चीज़ की हो। अब मुझे ना ध्यान आता है कि भाई ये सब के चक्कर में हमारे माँ बाप ने हमें कुछ चीज़ें थी ज़रूरी जो उन्हें तो मिली थी, हमें नहीं दी। हाँ, वो है कल्चर, लिटरेचर, आर्ट, और ये उसकी तलाश ऑन देयर ओन कर रहे हैं। तो मैं फ्यूचर से, आने वाले दिनों से मायूस नहीं, मुझे लगता है कि बेहतर होता जाएगा। फिर से वो इंटरेस्ट जागेगा लोगों में, क्योंकि अब जाग रहा है। हाँ, जाग हो रहा है। जी बिल्कुल, आई होप ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। जब आप फिल्म्स के लिए जब आप लिखते हैं तो ऐसा होता है कि एक बैलेंस कभी कभी होता है ना मेंटेन करना, कि आपको एक आर्टिस्टिक एस्पेक्ट भी रखना है और साथ में कमर्शियल डिमांड्स भी होती हैं एक फिल्म की, तो उसमें आप एक बैलेंस कैसे पहले रखते तो हैं? इस कमर्शियल डिमांड की डेफिनेशन अलग अलग लोगों की नज़र में अलग अलग। ये भी सही बात है। कुछ लोगों की जो डेफिनेशन है कमर्शियल डिमांड की, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मुझे वो सही नहीं लगती जी। मेरे जहन में कमर्शियल डिमांड एक दूसरी चीज़ है। बात यह है कि आप एक बात कहना चाहती हैं, आपका ये विश्वास है, ये आपके संस्कार हैं, ये आपके उसूल है। ये आप अगर एक सेमिनार में जहाँ 50, 60, 100 आदमी हैं, सब के सब आधे PhD हैं, आधे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे। आपको मालूम है इतना तो समझ ही जाना है इसे, इतना तो इसे ऑलरेडी पता है जी। मैं हिंट ही दे दूँगी काफ़ी है। लेकिन अगर आप वही बात 10,000 के मजमे को बोल रहे हैं तो आप अपनी ज़बान को सादा कर देंगे, बात मत बदलिएगा। बात बदलना बेईमानी की बात है कि 10,000 वालों से तो कुछ और कह रहे हो और ये 100 आदमियों से कुछ और कह रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। बात आप वही कहिए, आप उसे कहने का अंदाज बदल दीजिए कि ये 10,000 आदमी तक पहुंच सके बात। इसलिए कि इनमें से हर एक ने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ है, इनमें से हर एक की वोकेबलरी इतनी बड़ी नहीं कि आप जैसे चाहे बोले वो समझ जाएंगे। लेकिन इस चक्कर में कि इन्होंने तो नहीं पढ़ा हुआ, आप बात घटिया करने लगे, ये गलत। बात वही कीजिए जो आपने सेमिनार में की थी, मगर अच्छी तरह, यहाँ सिंपल तरीके से, ज़्यादा आसान जबान। वही है लिटरेचर और सिनेमा। सिनेमा में आके अगर आपने अपने उसूल ही बदल दिए, और एक चीज़ कहलाती है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, अगर आप एक वल्गर गाना डाल रही हैं, एक वल्गर डांस डाल रही हैं पिक्चर में, आप बेहुदा घटिया मजाक डाल रही हैं, तो साहब ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है। ये आम आदमी के लिए, आम आदमी के बारे में आपकी राय इतनी ख़राब क्यों है कि वो इतनी घटिया चीज़ें अप्रिशिएट करेगा? वो अच्छी चीज़ें अप्रिशिएट करना चाहता है, लेकिन अब आप उसको एक ऐसी ज़बान में बोलेंगी जो उसे ज़बान नहीं आती, तो मुश्किल है। आप उसकी ज़बान में एक अच्छी बात कहिए, उसे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है हर बारी आपसे बातें करके, और मैं जो सवाल पूछती हूँ ना उसका आप मुझे इतने व्यू पॉइंट्स दे देते हैं ना कि हर बार मैं आपसे कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग लेकर जाती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। मतलब दूसरी बार हुआ अभी तो, लेकिन इंशाल्लाह और भी होगा, क्यों नहीं। हर साल आप आते ही हैं यहाँ पर। बट थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से। और अच्छा है कि आप ऐसे टाइम पर आते हैं जब हम बाहर बैठकर दुबई की ठंडी हवा को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सर।